जैसे ही मार्च का महीना आता है, सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स के मन में एक ही सवाल होता है कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, जहाँ कि हमें कम से कम टैक्स देना पड़े। यानी हम कह सकते हैं कि टैक्स सेविंग कैसे हो। इस बारे में जब अपने रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से या कलीग से बातें करते हैं तो सबों की सामान्य तौर पे एक आम राय होती है कि चूंकि ये फाइनेंशियल ईयर का आखिरी मंथ है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो क्यों नहीं हम पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इसको इन्वेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये वर्ष 2026 है। आज के दिन में इन्वेस्टमेंट के काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या आज के दिन भी यदि हम पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या ये वाइज डिसीजन है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीपीएफ के फीचर्स क्या हैं, और इस फीचर्स के जब एक्सप्लेन करेंगे तो इसी बीच में आपको ये समझ में आएगा, आप एनालाइज कर पाएंगे कि क्या ये आपके लिए बेहतर ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या नहीं है। तो सबसे जो बड़ा इसका फ़ायदा है या फीचर्स कर या एडवांटेज कर लें, वो है टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि यदि हम टैक्स का एग्जम्पशंस लेना चाहते हैं तो इसके 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं उस टाइम टैक्स सेव करते हैं। दूसरा स्टेज, उस इन्वेस्टमेंट पे जब इंटरेस्ट एक्रूवल होता है या इंटरेस्ट मिलता है आपको, दोनों ही केस में उस समय उसका क्या टैक्स स्टेटमेंट होगा। और तीसरा होगा कि जब आप इसको विड्रॉ करते हैं, जो भी लॉक इन पीरियड हो, लॉक इन पीरियड नहीं हो, जो भी हो, उस टाइम इसका टैक्स स्टेटमेंट क्या होगा। तो पीपीएफ के केस में कहा जाता है कि ये ई कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट है, यानी ये एग्जम्प्ट कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तब भी आपको टैक्स एग्जम्पशंस मिलते हैं। उस इन्वेस्टमेंट पे जब इंटरेस्ट एक्रूवल होता है उस पर भी आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलते हैं। और 15-20 वर्षों के बाद जब भी पीपीएफ विड्रॉ करते हैं आप, तो उस विड्रॉल अमाउंट पर भी टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पीपीएफ जो है ई एग्जम्प्ट कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट है। और आज के दिन में जो पहला स्टेज है जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सीमा है 1,50,000 रुपये की। यानी आज के दिन में यदि 1,50,000 रुपये तक आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट पे टैक्स का एग्जम्पशन मिलेगा। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। दूसरे जो फीचर्स है इसका कि 15 ईयर्स का इसमें लॉक इन पीरियड होता है। फ्रेंड्स, ये 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड हो सकता है के लिए आपके ये एडवांटेजेस वाली बातें हों या पॉजिटिव फीचर्स हो सकता है ये नेगेटिव फीचर्स हो। तो सबसे पहले बात करते हैं उस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए जिसके लिए ये 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड एक पॉजिटिव फीचर्स है। फ्रेंड्स, इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम बात करेंगे कि एक मानव की प्रवृत्ति होती है। यदि आपके सेविंग अकाउंट में पैसे हैं, आपके पॉकेट में कैश हैं, तो आप बाजार जाते हैं किसी और काम से, लेकिन चूंकि पैसे पास में हैं, आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं या कैश पेमेंट कर सकते हैं। हम कुछ वैसे चीज़ें भी पसंद कर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इस बात को आप टाल सकते थे। इसका मतलब कि जितनी लिक्विड मनी आपके पास होगी, आपका टेम्पटेशन उतना बढ़ेगा और अनावश्यक खर्चे होंगे। 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड उन लोगों के लिए बेहतर है जो ये सोचते हैं कि डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म सेविंग अपॉर्चुनिटी है पीपीएफ में इन्वेस्ट करना। बिकॉज 15 वर्षों तक आप पैसे को निकाल ही नहीं सकते हैं। छोटे मोटे जो ज़रूरतें हैं उसको आप अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज आपने पैसे आपके लॉक इन पीरियड में हैं। लेकिन ये कहना भी कि पीपीएफ में लिक्विडिटी नहीं है, बहुत सही नहीं है। इसमें लिक्विडिटी है, पार्शियल विड्रॉल का प्रोविजंस है और लोन लेने की फैसिलिटी का भी व्यवस्थाएं हैं। हालांकि पार्शियल विड्रॉल सुनने में अच्छा लगता है, ये 5 वर्षों के बाद आप ले सकते हैं, लेकिन जब ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें लगता है शायद आपको निराशा हाथ लगेगी। बिकॉज की कैलकुलेशन के टाइम में कहते हैं कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आप विड्रॉ करना चाहते हैं उसके 3 वर्ष पहले जो इन्वेस्टमेंट था उसका 50% ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो जनाब, जिसने 5-7 साल का किया हुआ है तो ये 3 वर्ष पहले का
इन्वेस्टमेंट देखेंगे उसका 50%, ये अमाउंट काफ़ी कम बनते हैं। हालांकि ये कहना है काफ़ी भी सही नहीं है कि लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन लिक्विडिटी काफ़ी कम है। और दूसरी सुविधा है लोन की। लोन की सुविधा जैसे नाम से पता चलता है कि जो लोन लिया है तो आपको समय समय पर निश्चित रूप से आपको इसको विड्रॉ करना पड़ेगा और आपके पीपीएफ के क्लोज होने के पहले ये अकाउंट भी, लोन अकाउंट एडजस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज विड्रॉल के टाइम में उसको एडजस्ट करके बाकी पैसे आपको दे देगा। और चूंकि लोन की बातें हैं तो निश्चित रूप से जो ब्याज आपको सरकार दे रही है इस अकाउंट पे, उससे अधिक का ब्याज इस पे लगता है। तो ये 15 वर्षों का लॉक इन पीरियड हो सकता है। किसी के लिए अच्छी चीज़ें हो, किसी के लिए बुरी चीज़ें हो, ये डिपेंड करता है आपके परसेप्शन पे। सवाल आपके मन में ये हो सकता है कि 15 वर्षों के बाद कितने पैसे मुझे मिलेंगे। फ्रेंड्स, यदि हम माने जो मैक्सिमम लिमिट आज के दिन में है 1.5 लाख का, 1,50,000 रुपये का, और आज के दिन में 7.1% का ब्याज की दर है, तो यदि हम माने कि 1,50,000 रुपये 7.1% के दर से अगले 15 वर्षों तक हम इन्वेस्ट करें, तो 15 वर्षों के बाद हमें 40 से 42 लाख के आसपास का हमको मैच्योरिटी कॉर्पस मिलेगा। अब आप कहेंगे कि जब रेट फिक्स है, ईयर फिक्स है, अमाउंट फिक्स है, तो ये 40 से 42 लाख का रेंज क्यों? फ्रेंड्स, बता दें कि चूंकि 1,50,000 रुपये जो जमा करने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है, वो साल में 12 बार सब मिला के 1.5 लाख रुपये कर सकते हैं। यानी आप हर महीने जमा कर सकते हैं, एक लमसम में जमा कर सकते हैं, 2 बार में जमा कर सकते हैं, 1 अप्रैल को ही जमा करा सकते हैं, 31 मार्च को जमा कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कब डिपॉजिट करते हैं, कैसे कौन सी फ्रीक्वेंसी ऑप्ट करते हैं। तो इसलिए 40 से 42 लाख रुपए आपको कॉर्पस में मिलेंगे। अब चूंकि इसके ब्याज की बातें हमने की कि 7.1%, फ्रेंड्स इसका ब्याज जो रिसेट होता है हर क्वार्टर होता है। यानी ये 7.1% जो ब्याज की दर के हिसाब से कैलकुलेट किया, ये 31 मार्च तक वैलिड है। 1 अप्रैल से या तो यही मेंटेन हो सकता है, या कम हो सकता है, या अधिक हो सकता है। तो एक बातें ये कि हर क्वार्टर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रिसेट करती है, और रिसेट करने का मतलब सेम ऊपर या नीचे दोनों ही कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें कि ब्याज की दर जब भी आप कहीं चर्चा करें तो उनसे ये जरूर पूछें या स्पष्टीकरण मांगें कि इसका कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फ्रेंड्स, पीपीएफ में जो ब्याज की दर एनुअल कंपाउंडिंग होती है, यानी एक साल में 7.1% मिलेगा, उसको प्रिंसिपल में ऐड करके फिर अगले साल उस पर 7.1% मिलेगा। जबकि बैंक के ब्याज दर में ये क्वार्टरली कंपाउंड होता है, यानी हर 3 महीने पे एक कंपाउंड होता है। उदाहरण के लिए आज के समय में सामान्य तौर पे 6.5% के आसपास ब्याज की दर है। हम इससे ये समझते हैं कि 100 रुपये यदि 1 वर्षों के लिए बैंक में जमा करूं तो 1 वर्ष के बाद 6 रुपये 50 पैसे ब्याज का, इसका मतलब टोटल अमाउंट जो है 106 रुपये 50 पैसे मिलेंगे। लेकिन चूंकि ये क्वार्टरली कंपाउंड है, तो क्वार्टरली कंपाउंड में जो आपको 100 रुपये पर 6.5% की दर से 1 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा, ये 6 रुपये 65 पैसे मिलेंगे। यानी ऐसे 6 रुपये 50 पैसे मिल रहे थे, ऐसे 6 रुपये 65 पैसे मिलेंगे। 15 पैसे का आपको इजाफा होगा। तो 100 रुपये के बाद बताइए 1 वर्षों में, लंबे समय में करेंगे तो ये फ़र्क होगा। तो ध्यान रखें कि ब्याज की दर की बातें जब भी करें तो ये जरूर स्पष्टीकरण मांगे कि ये क्वार्टरली कंपाउंड है, मंथली कंपाउंड है, या एनुअल कंपाउंड है, किस तरह से कंपाउंड है। इसलिए समान ब्याज की दर होते हुए यदि कंपाउंडिंग में डिफरेंस है तो आपको अल्टीमेटली जो कॉर्पस मिलेंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। अब इस पे देखें कि आज के दिन में इस पे टैक्स बेनिफिट क्या है। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये ई कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट है। आमतौर पर यदि आम लोगों से बातें करें कि हमें टैक्स बचाना है, हम चाहते हैं कि टैक्स बचाने के लिए हम पीपीएफ में इन्वेस्ट करें, उनका जवाब होगा कि अब तो न्यू टैक्स रिजीम आ गया है, न्यू टैक्स रिजीम में कोई एग्जेम्पशन डिडक्शंस नहीं मिलते। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पीपीएफ जो है ई कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट है, यानी 3 स्टेज होते हैं टैक्स एग्जेम्पशंस के। तो न्यू टैक्स रिजीम में जो पहला स्टेज था, जहाँ की 80C में 1,50,000 रुपये तक इन्वेस्ट करके आप उसमें एग्जेम्पशंस ले सकते थे, वो सुविधाएं खत्म हो गई हैं। लेकिन बाकी जो 2 स्टेज है, यानी उस इन्वेस्टमेंट पे जो ब्याज बनेगा उस पर कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और तीसरा स्टेज की जब कॉर्पस बनेगा 15 साल या 20 साल के बाद, जब भी विड्रॉ करेंगे उस विड्रॉल पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये कहना कि पीपीएफ में कोई टैक्स बेनिफिट न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ये जरूर है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में तीनों स्टेज पे मिलते हैं हमको, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में केवल 2 स्टेज पर ही टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। अब एक
इंपॉर्टेंट सवाल की इतनी सारी कहानियां बता दी पीपीएफ के बारे में, आखिर ये किसके लिए बेहतर ऑप्शन है? फ्रेंड्स, ये उस इन्वेस्टर्स के लिए ये बेहतर ऑप्शन है जो कंप्लीटली सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि लंबे समय तक हम डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करें और ये जो इन्वेस्ट करें वो भी सेफ हो। हालांकि यदि ये इन्वेस्टमेंट आप इक्विटी में करेंगे, इक्विटी म्यूचुअल फंड में करेंगे, जनाब ये सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो पीपीएफ जो है लंबे समय तक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए, जो सेफ इन्वेस्टमेंट चाहती है उनके लिए मुफीद है। और दूसरा कि जब हम इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन करें, और यदि आपने कुछ पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन आपने रिस्की एसेट यानी इक्विटी में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा तो आपके लिए बेहतर होगा कि कुछ अमाउंट आप डेट में करें, और डेट के लिए पीपीएफ जो है बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। अब एक सवाल आपके मन में और आता होगा कि यदि आपने ओल्ड टैक्स रेजिम में ऑप्ट किया, यानी आपने डिसीजन लिया है कि टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो क्या सारे इन्वेस्टमेंट जो 1,50,000 का एटीसी में मिला हुआ है वो हम पीपीएफ में ही कर दें? तो मेरे विचार से कि आप पीपीएफ में 20% से लेकर 35% के आसपास पीपीएफ में करें। अब बाकी 65% से लेकर 80% तक जितना अमाउंट आप टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहें वो आप ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में आप इन्वेस्ट करें। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि आप 1,50,000 रुपये टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1,00,000 रुपये में से 20,000 से लेकर 35,000 के बीच आप पीपीएफ में हर वर्ष जमा करें, और 65,000 से लेकर 80,000 के बीच आप ईएलएसएस में जमा करें। तो हमें लगता है ये अच्छा डाइवर्सिफिकेशन होगा, बिकॉज कि पीपीएफ में जो ब्याज की दर आज के 7.1% एनुअल कंपाउंडिंग पे है, जबकि ईएलएसएस का रिटर्न यदि आप देखें, हालांकि उसमें रिस्क भी इससे अधिक है लेकिन उसका रिटर्न इससे काफ़ी बेहतर है। तो मेरे हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये मेरे विचार हैं। आप देख लें कि इसमें से ये जो बताया हमने 20 से लेकर 35, ये ऐसा नहीं है कि कोई ब्रह्म वाक्य है कि 20 किया तो 19 नहीं हो सकता, 21 नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब आपके मन में क्या बातें हैं, आपके क्या विचार हैं, इसके हिसाब से आप इसमें तय कर सकते हैं। अब यदि इसको कंक्लूड करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि पीपीएफ ना ही तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, ना ही बहुत बेकार ऑप्शन है। ये डिपेंड करता है बहुत सारी बातों, बहुत सारे फैक्टर्स पे कि आपका एज क्या है, आपका रिस्क परसेप्शन क्या है, आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स क्या हैं, आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है। यदि आप चाहते हैं कि सेफ, टैक्स फ्री और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, लॉन्ग टर्म सेविंग हो, तो पीपीएफ आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है, यानी कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ कारण जरूर बताएं कि किस बिंदु पर, किस पॉइंट्स पे आप हमसे असहमत हैं। इसके साथ एक बात और ऐड करना चाहता हूं कि पीपीएफ के बारे में बहुत सारी बातें हैं। हालांकि ये सारी बातें की चर्चा यदि आज मैं इस वीडियो में करता तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। इसलिए पीपीएफ के बारे में या कोई और इन्वेस्टमेंट के बारे में आपके मन में कोई और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से पूछें, हम जल्द से जल्द आपका जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।